हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 के चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन में आपका स्वागत है। ये चैप्टर का नाम जो है बड़ा अनोखा सा है। आप देखोगे हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती है उससे रिलेटेड यही 4 सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी कहानी से ही बात शुरू करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपका एक दोस्त मिलता है और आपको दिखता है कि उसके हाथ पे कभी प्लास्टर लगा हुआ है। आप सडन क्या पूछते हो? अरे क्या हो गया यार? ठीक है, फिर वो अपनी कहानी बताएगा कि देखो साहब जो है चोट लग गई थी। ठीक है, फिर आपका अगला सवाल आता है कि अरे कहाँ लग गया तुमको चोट? तो फिर बोलेगा कि हाँ साहब जो है ये जो है सामने जो चौराहा था वहीं पे आ रहे थे, वहीं हमको चोट लग गया। फिर तीसरा सवाल आता है कि अच्छा चोट लगी, लेकिन ये चोट कैसे लगी? फिर तीसरे सवाल का जवाब क्या आएगा कि साहब वहाँ से आ रहे थे साइकिल लेकर के, सडन एक जो है गाड़ी वाला आया, उसने वो जो है सडन हमने उसको देखा नहीं और एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। फिर लास्ट सवाल आता है व्हेन, ये कब हुआ? फाइनली आप बताते हो नहीं यार ये दोनों जो हो गया है, बस इसीलिए घर पे हम रेस्ट कर रहे थे। तो आप देखोगे जो हिस्ट्री है इसकी में जितना कुछ भी पढ़ना है, जितना कुछ भी इतिहास है, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री उठाओ या वर्ल्ड हिस्ट्री उठाओ, इन्हीं 4 सवालों के पीछे घूमता है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। पूरा का पूरा इतिहास इन्हीं 4 सवालों के जवाब ढूंढने में लगा रहता है। और आप जो है आज जितना भी इतिहास पढ़ोगे, अगर आपने 10th के बाद जो है साइंस ले लिया तो 6 to 10, या फिर अगर आर्ट्स लिया तो पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप जितना भी इतिहास पढ़ोगे ना, या जितने भी इंसिडेंट के बारे में पढ़ोगे, इतिहास सब्जेक्ट को छोड़ भी दो, अपने आसपास जितने भी इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ोगे तो यही 4 सवाल जो है आपके आसपास आएंगे। तो इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग थे, मीन्स इस धरती पर आने वाले जो सबसे पुराने ह्यूमन बीइंग थे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। एक और चीज़, क्योंकि आप 6 में पहली बार आपके सामने हिस्ट्री इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है कि हम जो है इन सालों में क्या पढ़ने वाले हैं। तो 6 क्योंकि जो है आप एक ऐसे देश में हैं, हम सब जो है ऐसे देश में हैं जिसका इतिहास बहुत रिच है, बहुत लंबा इतिहास है। और इस कारण जो हमारा इतिहास है उसको कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 मेजर सेक्शन है। एंशिएंट, ठीक है, सेकंड इज़ मेडिवल और थर्ड इज़ मॉडर्न। ठीक है, हालांकि आज के दौर में जो है मॉडर्न को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी फ़िलहाल जो है मेजरली हमको यही 3 पार्ट देखने हैं। तो जो एंशिएंट है ये क्लास 6 में आप पढ़ेंगे, सॉरी ये 6 में आप पढ़ेंगे। जो एंशिएंट है ये क्लास 6 में, मेडिवल क्लास 7 में और मॉडर्न जो है क्लास 8 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम जो पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले, पूरा 6 हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और ये एंशिएंट में भी जो है उस पीरियड का है जिस दौर में हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। सीधी सी बात है, कोई भी घटना हमको कैसे पता चलती है? सबसे सिंपल है, हम उस आदमी से जाते हैं, पूछते हैं। जैसा कि अपनी स्टोरी में देखा था, हम जो है हमसे मेरा दोस्त मिला, हमने उससे पूछ लिया। बट कई बार क्या होता है कि बताने वाला हो ही ना। जैसे कि जो है आप जैसे दिल्ली में कोई इंसिडेंट हुआ, हमको न्यूज़पेपर से मिल जाती है, या कुछ पुराने इंसिडेंट हुए तो दादा नाना लोग कहानी बता देते हैं, कुछ रिटन एविडेंस मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई घटना हज़ारों साल पहले इंसिडेंट घटित हुई, ठीक है, तो हज़ारों साल के पहले के बारे में हम कैसे जानते हैं? तो उसके लिए एक स्टडी होती है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी ज़मीन के अंदर से जो है चीज़ों के ज़मीन के अंदर से निकली चीज़ों के बेस पे स्टडी करते हैं। उस पर हम आगे आएंगे, पहले जो है थोड़ा सा जो चैप्टर के बेसिक में चलते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? पास्ट के बारे में हम क्या कुछ जान सकते हैं? याद रखिए ये जो बातें हो रही है ये आज से लगभग 4 या 5,000 साल पहले के इतिहास के बारे में जो है बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है आज के डेट में चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, जो हिस्टोरियन हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इतना काम कर दिया हुआ है कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि एंशिएंट टाइम के लोग क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे,
क्या क्या काम करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, रूलर्स थे, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट वर्कर्स, आर्टिशन, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, हर तरह के लोग जो है उस ज़माने में भी थे। हाँ, ये था कि टेक्निकली वो इतने एडवांस नहीं थे। हमको ये भी पता चलता है कि बच्चे कौन कौन से गेम खेलते थे, कई बार ये भी पता चलता है किस तरह की कहानियाँ, गीत वो गाते थे। अब सवाल ये आता है ये सब हमको कैसे पता चल रहा है? ठीक है, पहली चीज़ वाट पता चल गया कि हमको जो है पास्ट के बारे में क्या क्या पता चलता है। नेक्स्ट ही वेयर पीपल लिव, अब ये लोग रहते कहाँ थे? ठीक है, एंशियंट पीपल जो है कहाँ रह रहे थे। फाइंड द नर्मदा रिवर इन मैप 1, थोड़ा सा जो है अब जो है इस मैप को खोलते हैं, नर्मदा नदी कहाँ पे है। तो बेसिकली आप ये देखोगे, ये जो रिवर है जस्ट बीच में, ऊपर नर्मदा रिवर, ये ब्लू कलर से दिखाई गई है। याद रखें नदियों को हमेशा ब्लू कलर से दिखाते हैं। ये कलर कोड जो है आपको मैप चैप्टर, जब ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को टच करती जाती है, नीचे तापी और ऊपर जो है नर्मदा रिवर। ठीक है, इस नर्मदा रिवर के आसपास क्या होता है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ये वो इलाका था जहाँ पर इंडिया के सबसे अर्लीस्ट पीपल, जो कि कई हज़ार साल पहले थे, ठीक है, वो लोग रहते थे। उनके बारे में क्या पता चलता है? तो वो स्किल्ड गैदरर्स थे। ठीक है, वो अलग अलग जंगलों में घूम घूम करके अपना जो है फूड इकट्ठा करते थे। उन्होंने कई तरह के प्लांट्स के बारे में पता लगाया था और वो उनकी रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और यही सब खाते थे। एडिशनली वो हंटिंग करते थे। ये सब चीज़ें कैसे पता चली हैं ये हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। फ़िलहाल बस हम जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज़ सुलेमान किर्थर हिल्स, ये कहाँ पे है? आप इसको इसी यहीं देख लेते हैं। सुलेमान किर्थर हिल्स जो है बेसिकली आप ये देखोगे यहाँ पर माउंटेन रेंज है। ठीक है, स्पेशली आप जिस हिमालय को जानते हो तो ये हिमालय ऐसे जा कर के यहाँ जा कर के मुड़ जाती है। इसी को हिंदू कुश रेंज बोलते हैं और यहीं पर जो है सुलेमान किर्थर हिल्स है। ठीक है, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान का स्टेट पड़ता है बलूचिस्तान, ये वही इलाका है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, बी क्लियर, किसी भी हाल में इंडिया में लोकेट नहीं करना अगर गलती से आ गया तो। ठीक है, सुलेमान किर्थर हिल्स में क्या पता चलता है? तो यहाँ पर जो विमेन और मेन थे इन्होंने पहली बार क्रॉप उगाना शुरू किया। क्या क्या क्रॉप उगाया? तो वीट और बार्ले। कब उगाया? 8000 साल पहले। यू कैन इमेजिन कि कितना पुराना टाइम था। आज से 8000 साल पहले जो है इन्होंने वीट और बार्ली उगाना शुरू किया। कैसे पता चला होगा यार कि 8000 साल पहले वो गेहूँ ही उगा रहे थे, चावल नहीं उगा रहे थे? वो उस पर थोड़ा सा भी बाद में आएंगे। ठीक है, अब यहीं पर जो है लोगों ने एनिमल्स को पालना शुरू किया। ठीक है, एनिमल्स में क्या क्या थे? तो गोट थे, कैटल थे और ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे पता चल रही हैं तो इस पर भी हम आगे आएंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से लोग हैं और वो जो है किस किस चीज़ों में एक्सपर्ट थे या क्या क्या उनके फैसिलिटी थी। थर्ड इज़ गारो हिल्स। ठीक है, मेघालय में आते हैं। ये आप देखोगे गारो हिल्स, मेघालय की जो है बहुत फेमस पहाड़ियाँ हैं गारो हिल्स। खासी, गारो, जयंतिया 3 पहाड़ी रेंज है। तो ये मेघालय में गारो हिल्स। यहाँ क्या पता चलता है नॉर्थ ईस्ट में? तो यहाँ पर कुछ और ऐसे इलाके थे जहाँ पर जो है एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और यहाँ के लोगों ने राइस उगाया। ठीक है, ये ऐसे लोग थे जो कि राइस उगाते थे। अगेन जो है अब विंध्य रेंज में भी जो है राइस उगाई गई थी। विंध्य रेंज कहाँ? तो ये भी जो है ये इलाका नर्मदा नदी के आसपास का। ठीक है, तो इस तरह से हमने देश के 3 इलाकों में हमने 3 तरह की जो है सिविलाइजेशन को देखा। और देखते हैं, एक रिवर है इंडस। ठीक है, इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज़। ठीक, उस ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब वो छोटी छोटी रिवर जो मेन रिवर में मिल जाती है। लगभग आज से 4700 ईयर्स एगो यहाँ पर जो है कुछ कई महान शहर डेवलप हुए, बड़े बड़े शहर डेवलप हुए। बेसिकली जो है 2 बड़े शहरों का नाम अभी आपको आगे मिलेगा, हड़प्पा, ठीक है, और एक है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये 2 जो है बहुत भव्य शहर डेवलप हुए। एडिशनली और भी शहर थे और एक पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई जो काफ़ी डेवलप थी। अब इस इंडस रिवर की कहानी देख लेते हैं। इंडस रिवर कहाँ पे है? तो ये देखिए, ये आपकी जो है इंडस रिवर आ रही है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज़ की बात हो रही थी तो ये सतलज, ये रावी, ये बीज,
ये चिनाब, झेलम, ये 5 नदियां हैं। इन्हीं 5 नदियों को मिला के पंजाब बोलते हैं। तो पंजाब मीन्स क्या? आब मीन्स पानी, ठीक है, आब मीन्स पानी, ठीक, पंजे मतलब 5, ठीक है, तो पंज आप मीन्स 5 पानी। तो चूँकि 5 नदियाँ थी इसीलिए इसको पंजाब बोलते थे। सिमिलरली ये जो गंगा है, यमुना है, 2 नदियाँ हैं, इन 2 नदियों के मिलने वाली जगह को 2 आप बोलते हैं, 2 पानी, ठीक है। ये सब पुराने टर्मिनोलॉजी हैं जो उस दौर में यूज़ होते थे। तो पहली सिविलाइजेशन जहाँ पर बड़े बड़े शहर बने, कहाँ पर? इंडस रिवर के आसपास। नेक्स्ट अगला जो हमको देखना है, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा मगध साम्राज्य डेवलप हुआ, ठीक है, बिहार में। आइए ज़रा इसकी कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो है गंगा रिवर आ गई, ठीक है, और ये यमुना थी, ठीक है। ये सोन नदी यहाँ करके मिलती है। ये जो इलाका, यहीं से जो है मगध साम्राज्य शुरू होता है। बेसिकली ये जो जॉइंट है, यहीं पर जो है मगध एम्पायर स्टार्टिंग हुआ था। और ये जो जगह है, ये जो है पाटलिपुत्र या पटना शहर आज इसको कहा जाता है। मगध साम्राज्य जो है यहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं फिर से चैप्टर पे। ये मगध ने जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इवन कि न सिर्फ भारत बल्कि अफ़गानिस्तान तक का इलाका जो है उनके कब्जे में था। अब सवाल ये है कि इतने जगहों पे ये अलग अलग तरह से लोग पहुँचे कैसे, ठीक है। एंशिएंट टाइम है, इवन कि आज भी लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। आज भी जो है किसी को जॉब करनी है, कोई ट्रेड करना है, कोई बिज़नेस करना है, इन सब कारणों से लोग आज भी मूव करते हैं। और एंशिएंट टाइम में भी जो है लगभग यही सब कारण थे जिसके कारण जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। क्या रीज़न थे? तो बेसिकली नंबर 1 रीज़न कि लोग जो है खाने की तलाश में घूमते थे। कि मान लीजिए आप एक जगह रह रहे हो, अचानक से आपको पता चला कि वो पूरा जंगल, चूँकि पुराने ज़माने में क्या था, लोग जंगलों में रहते थे, जंगल से फ्रूट्स निकालते थे और दूसरी चीज़ें निकालते थे और वही चीज़ खाते पीते रहते थे। तो मान लीजिए उस जंगल का सारा अनाज खा लिया, ठीक है, तो अब वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो इस कारण वो मूव कर गए। सेकेंड थिंग था नेचुरल डिजास्टर। मान लीजिए किसी इलाके में फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, अब वो जगह रहने लायक नहीं होगी, तो इसलिए लोग मूव कर गए। कई बार क्या होता था, जब युद्ध होता था तो लोग सेनाओं के साथ इधर से उधर से मूव कर जाते थे। जैसे नॉर्थ इंडिया के कई सारे राजाओं ने साउथ इंडिया पे कब्जा किया। सिमिलरली एक साहब थे अलेक्जेंडर, ठीक है, ग्रीस के राजा रहे थे। ग्रीस को भी एक बार मैप में देख ही लेते हैं। ग्रीस हालांकि बाद में फिर आएगा। तो जो ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर थे, ग्रीस में ग्रीस के पास एक छोटी सी जगह है मैसिडोनिया, यहाँ से फ़ौज लेकर के इंडिया आए, ठीक है। बाद में वो तो चले गए, लेकिन उनके साथ कई सारे लोग जो थे वो इंडिया में आकर के आज भी रह गए, ठीक है। जम्मू कश्मीर के आसपास, लद्दाख रीजन के कुछ इलाके हैं जहाँ आज भी जो है कुछ ग्रीक लोग हैं और उन्होंने टोटली इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। तो कुछ लोग जो है आर्मी के साथ आ गए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो बिज़नेस करने के लिए निकले और एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक है, वो सामान बेचते थे। कुछ धार्मिक लोग थे जो अपने नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए वो बहुत इधर से उधर गए। जैसे इंडिया से बुद्धिज़्म जो है चीन गया, कोरिया गया, जापान गया, तो अलग अलग कंट्री में मूव किया, ठीक है। इसी तरह से कुछ लोगों को बड़ा एडवेंचर पसंद था, उनको ये ख्वाहिश थी कि हम दुनिया घूमेंगे, और इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे। एक बार फिर से शॉर्ट में जो है इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि लोग मूव क्यों करते थे। तो नंबर 1 इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, भोजन के लिए, फ्लड या ड्रॉट के कारण, अगर एक राजा हैं तो एक नए एरिया को जीतने के लिए, कुछ ट्रेड करने निकले, कुछ नया धर्म निकाय बनाने निकले प्रचार के लिए, और कुछ जो है नई जगहों की तलाश में निकले, मीन्स एडवेंचर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दुनिया भर में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे। तो आज भी जो है आप देखोगे ऑलमोस्ट यही सब कारण है जिसके कारण जो है लोग एक दूसरी जगह मूव करते हैं। एक और नई चीज़ आ गई है जॉब और एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो है मूवमेंट के रीज़न रहे और यही सब कारण थे जिसके कारण जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, पहाड़ पार किया, नदियाँ पार की, समंदर पार किया, और कई तरह की बाधाओं को पार करते हुए दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैलते गए, और आज दुनिया के हर कोने में हम पॉपुलेशन को देख रहे हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, किसी भी जगह का नाम कैसे पड़ा, स्पेशली चूँकि हम इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो इंडिया के 2-3 नाम हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ठीक है। अब ये जो है इंडिया या हिंदुस्तान या भारत के नाम कैसे पड़ा, तो स्पेशली एक नदी है सिंधु, जिसको हम इंडस कहते हैं, जो इंडस रिवर है उसका एक्चुअल नाम है सिंधु, ठीक है। ये जो रिवर थी,
जो इंडस है इसका एक्चुअल नाम है सिंधु, ठीक है। अब था क्या, इंडिया के परे एक कंट्री थी ईरान। पहले हमें ईरान को जो है मैप पे देख लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस समय तक इंडिया की जो बाउंड्री है वो ये अफ़गानिस्तान तक आती है, ठीक है। ये पूरा इलाका जो है इंडिया के ही जो है लगभग प्रभाव में था, ठीक। ये पूरा इलाका अफ़गानिस्तान तक जो है वो इंडिया ही कहलाता था। तो उनको ये पता था, जो ईरान के लोग थे उनको पता था कि यहाँ पर जो है एक नदी है सिंधु, ठीक है। ये इंडस नाम बाद में पड़ा हुआ, ठीक है। उनको पता था ये इसका नाम है। ईरान कहाँ पे है, तो ये कंट्री जो है ये ईरान हो गई, ठीक है, ईरान। और यहाँ पर एक ग्रीस है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये कंट्री हो गई ईरान। तो अब क्या होता है कि ईरान के लोग इंडिया को जानते थे, ठीक। उनका जो है ये इस इंडस रिवर के आसपास के जो लोग थे, सिंधु नदी जो थी, इन लोगों से उनके ट्रेड रिलेशन थे। लेकिन दिक्कत क्या थी, इनकी लैंग्वेज में जो है स वर्ड नहीं था, ठीक है। ये स को ह पढ़ते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो सिंधु नदी थी, इस सिंधु के आसपास के लोगों को उन्होंने हिंदू पढ़ना शुरू किया, ठीक। जो सिंधु थी, सिंधु नदी थी, उन्होंने अगर जो है कोई बाहरी मिलता था या आपस में बात करते थे तो वो इनको सिंधु की जगह उन्होंने हिंदू पढ़ना शुरू किया, ठीक। इसके बाद ग्रीस से ही अलेक्जेंडर नाम का जो है एक बहुत वीर योद्धा था, उसने जो है सपना देखा था कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। तो वो जो है वहाँ से अपने देश से चलता है और आसपास के सारे कंट्री पे कब्जा करते हुए, ईरान पर कब्जा करते हुए भारत के बॉर्डर तक आ जाता है। फिर ईरान से ही जो है उसने जो है इंडिया का नाम सुना, ठीक है। तो उसने पूछा, साहब तुम्हारे आगे कौन से लोग रहते हैं? तो इन्होंने कहा कि जो है हिंदू, ठीक। स तो वर्ड था नहीं, तो उन्होंने कहा कि आगे देखिए, ये आप जो हिंदुस्तान वर्ड है तो इसमें दो वर्ड आते हैं, हिंदू प्लस स्थान, ठीक है। यही स्थान जो है स्थान बन जाता है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि साहब आगे जो है हिंदुस्तान है। एक्चुअल में वो कहना चाहते थे सिंधु स्थान है, लेकिन वो कहे कि आगे हिंदुस्तान है, क्योंकि स वर्ड था नहीं। अब ग्रीक लोगों के साथ समस्या क्या थी, उनके यहाँ जो है स वर्ड नहीं था, ठीक। जो एस है वो नहीं था, एस को वो आई पढ़ते थे। तो इन्होंने जब कहा कि आगे जो है कि सिंडस एरिया है, सिंधुस्तान है, ठीक है, तो उनको ये लगा दे आर सेइंग कि जो हिंदुस्तान है, ठीक। फाइनली जब ग्रीस लोग आते हैं, उन्होंने इस इलाके के लिए, इस नदी के लिए नाम दिया इंडस, ठीक। और इसी इंडस से जो टर्म बनता है इंडिया, और आज भी जो है इंडिया का एक नाम इंडिया बन जाता है। क्लियर? भारत का जो एक नाम बचता है इंडिया। क्यों? क्योंकि जो ईरान के लोग थे वो स नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने इस इलाके को, चूँकि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इधर ही थी, तो इसी के बेस पे उन्होंने इसको सिंधुस्तान को हिंदुस्तान बनाया और ग्रीस के लोगों ने इसको हिंदुस्तान बनाया, सॉरी इंडस या इंडिया बना दिया, ठीक है। और ये इंडिया नाम जो है आज इतना पॉपुलर है। तो ये तो हुआ नाम, वो नाम जो बाहरी लोगों ने हमें दिया, ठीक है, इंडिया और हिंदुस्तान। सवाल ये है भारत नाम कहाँ से आया? तो जो भारत नाम है, बेसिकली इंडिया में एक फेमस राजा हुए थे, राजा भरत, ठीक है। भरत जो है उनका जो कबीला था, उसी का उसकी कबीले का नाम भी जो भरत ही पड़ गया। और जो है इसका ये जो वर्ड है ये ऋग्वेद में मेंशन होता है, और माना जाता है, इंडियन माइथोलॉजी कहती है कि हम सारे लोग उसी राजा भरत की संतान हैं, और दैट्स वाई ये नाम पड़ गया इंडिया का भारतवर्ष। वैसे संस्कृत लिटरेचर में एक और वर्ड आता है जम्बूद्वीप, संस्कृत लिटरेचर में, बट बेसिकली ये तीन नाम ज़्यादा फेमस रहे हैं, भारत, इंडिया और जो है हिंदुस्तान, ठीक है। अगेन जब वो हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदुस्तान का मतलब हिंदू लोग बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, हिंदुओं को जो हिंदू जो है बहुत बाद में कहा गया। एक्चुअल में जब हिंदू कहा जाता है, इट मीन्स कि जो सिंधु नदी रही है, उस सिंधु के आसपास के जो लोग हैं उन्हें ही हिंदू कहा गया है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज के डेट में देखोगे तो सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान में बहती है, तो वो सारे के सारे लोग तो मुस्लिम ही हैं। तो अब हिंदुस्तान जब हम कहते हैं तो इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड, फिर से मैप पे आ जाते हैं कि ये जो इंडस रिवर है इसके इस साइड जो भी लोग रह रहे हैं ये सारे लोग जो है हिंदू हैं, एज पर डेफिनीशन जो उस ज़माने में यूज़ होती थी। आगे चलते हैं। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है, जो मेजर सवाल जो था कि ये सारी चीज़ें पता कैसे चली। तो बेसिकली दो बड़े सोर्सेज होते हैं।
एक है मैनूस्क्रिप्ट्स। मैनूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या है, वो हैंड रिटन चीज़ें जो कि एंशियंट टाइम से मिली, ठीक है, पुराने ज़माने में लोगों ने हाथ से जो कुछ भी लिखा, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैनूस्क्रिप्ट कहलाती है। मैनू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, मैनू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मतलब लिखना। तो हाथ से लिखी जो भी चीज़ें मिली हैं, स्पेशली पाम लीफ पे मिला, कुछ खास तरह के पपायरस मिले, पेपर थे, पेड़ों की बार्क थे, उस पर जो है लोग लिखा करते थे, तो इनको बोला गया मैनूस्क्रिप्ट्स। यहाँ पर जो है एक पिक्चर है, आप देख सकते हो कि जो है ये एक पत्ती है ताड़ की, पाम लीफ की, और उसी पर जो है वो करते क्या थे, एक नुकीली चीज़ ले लेते थे और उसमें इंक डुबा करके वो उस पर निशान बनाते जाते थे और फाइनली जो है ये लेटर्स चले आते थे, ठीक है। ये हो गया मैनूस्क्रिप्ट्स। अब मैनूस्क्रिप्ट्स के साथ समस्या क्या थी कि मैनूस्क्रिप्ट्स जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, उनको कीड़े खा सकते थे, वो पानी में डूब करके बर्बाद हो सकते थे, या फिर जो है रखे रखे ख़राब हो सकते थे। तो इस कारण इनको सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। स्पेशली बहुत सारे मैनूस्क्रिप्ट्स को अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों में या मठों में रखा गया, और वहाँ पर जो है जो उनके राइटर्स होते थे वो बार बार जो है जैसे ही ख़राब हो जाता था उसको रीराइट करते थे, दोबारा लिख लेते थे। लेकिन अब भी देखते हो, एक कॉपी से दूसरे कॉपी जब आप नोट करते हो तो उसमें इस बात का डर होता है कि कुछ वर्ड्स जो है इधर के उधर हो गए, कि राइटिंग समझ में नहीं आई। सीधी बात है, रीराइट कब किया, जब वो कीड़े खा के ख़राब करने लगे। तो जब हमने कॉपी किया तो उसमें कुछ लेटर्स इधर के उधर मिसप्लेस होने का डर था, ठीक है। तो जो मैनूस्क्रिप्ट्स लिखे अलग अलग टॉपिक पे, रिलीजियस इश्यूज़ पे, राजाओं की लाइफ पे, मेडिसिन्स पे, साइंस पे, कई बार एपिक्स लिखे गए, पोएम लिखे गए, प्ले लिखे गए, तो मोस्ट ऑफ जो है वो संस्कृत में भी लिखे गए हैं, और कुछ जो है उस दौर की जो कॉमन लैंग्वेज थी दैट इज़ प्राकृत एंड तमिल, इसमें भी लिखे गए हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और टर्म आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, तो इंस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि हार्ड चीज़ों पे लिखना, मीन्स कोई पहाड़ हो गया, ठीक है, कोई पत्थर हो गया, उस पर जो है राजा लोग जो है करवाते क्या थे, वो उन पर किसी स्क्राइबर को अपॉइंट करते थे कि तुम जो है उस पर चीज़ों को लिखो। इससे क्या होता था कि अगर आपने किसी पत्थर पे लिख दिया और खुदाई करके लिखा तो उससे क्या होता था, वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो जाती थी, क्योंकि पहाड़ तो ईजिली ख़राब होगा नहीं, ठीक है, चाहे कितना ही बारिश हो, पहाड़ या फिर मेटल पे, ठीक है। तो राजा लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर अपने स्पीचेज को, ये सारी चीज़ें जो है वो पत्थरों पे लिखवाते थे। यहाँ पर जो है आपको एक पिक्चर दिख रहा है जो कि अशोक का जो है एक इंस्क्रिप्शन है। अशोक एक बहुत महान राजा थे जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो है अब आते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इंस्क्रिप्शन और मैनूस्क्रिप्ट्स में, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या है, तो वो हार्ड सरफेस पे लिखे जा रहे हैं, या तो मेटल पे लिखेंगे या फिर स्पेशली जो है पत्थरों पे लिखेंगे, ठीक है। दूसरी ओर जो मैनूस्क्रिप्ट्स थे ये जो है सॉफ्ट सरफेस थे, पेड़ों की छाल हो गई, पाम लीफ हो गई, इन चीज़ों पे लिखा जाता था। अब इंस्क्रिप्शन को लिखना तो बहुत टफ है, सीधी सी बात है, पत्थरों पर जो है आप ऊंचाई पे चढ़ चढ़ के एक एक लेटर खोद रहे हो, उसमें भी गलती होने का डर था, तो बहुत टाइम टेकिंग था। लेकिन मैनूस्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान था, इंक लिया, पत्ती लिया और उस पर लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इंस्क्रिप्शन लॉन्ग लास्टिंग थे, सीधी सी बात है, पत्थरों पे लिख दिया तो लंबे समय तक जो है वो चीज़ टिकेगी। लेकिन मैनूस्क्रिप्ट क्या है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो कीड़े खा जाएंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। तो ये तीन जो है बेसिक डिफरेंस आते हैं दोनों में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगेन वो पीरियड जिसके बारे में इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट भी नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो कुछ लोग हैं जो एंशिएंट टाइम की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये लोग जहाँ कहीं भी ज़मीन के अंदर से कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें मिलती हैं, मान लो कि किसी कोई पुरानी बिल्डिंग थी, वो टूट गई तो लोगों ने या फिर जो है उसको रिपेयर कराने काम लगाया। कहीं ज़मीन की खुदाई हो रही है, वहाँ ज़मीन के अंदर से जो है कुछ सामान मिल गए, कुछ बिल्डिंग के एविडेंसेज मिल गए, कुछ टूल्स मिल गए, कुछ वेपन्स मिल गए, कुछ जो है दूसरी चीज़ें मिल गई। तो कुछ लोग हैं, कुछ हिस्टोरियन है जो इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो एंशिएंट टाइम से कि ज़मीन के अंदर की मिली हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं। दे वर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये लोग जो है बिल्डिंग के रिमेन्स, स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं और एंशिएंट टाइम के बारे में पता लगाते हैं। तो ये काम अपने आप में एक जासूसी भरा होता है, क्योंकि वो अलग अलग सुराग खोजते हैं और उससे जो है इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ज़मीन के अंदर गहरी गहरी खुदाइयाँ होती हैं और उससे ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एंशिएंट टाइम के लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। खुदाई करके उनको टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, पैन, ऑर्नामेंट्स, क्वाइंट्स, और ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं।
और वो देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ रही है जो एंशिएंट टाइम में यूज़ होती रही है। अब ये चीज़ें कैसे पता चलती है, यहाँ पर आप कुछ एविडेंस देखोगे कि जैसे आपको एक बड़ा सा पॉट मिला है जिस पर शानदार डेकोरेशन हुआ है, ठीक है। इसी तरह से कुछ पुराने ज़माने के कॉइन मिले हैं, ये पंचमार्क कॉइन कहलाते थे। स्पेशली मेटल का एक टुकड़ा लिया, आप देखोगे कितने घटिया क्वालिटी के हैं, बट आज से 4700 साल पहले के हिसाब से ये एक बेहतरीन सिक्के थे। आप देख सकते हो किस तरह से मेटल के टुकड़े लिए गए और उसे पीट पीट करके निशान बना दिए गए, ठीक है। यहाँ पर आप एक बर्तन देख रहे हो जिसके ऊपर शानदार जो है डिज़ाइन बनाया गया था, तो ये उस ज़माने में थे। अब और चीज़ें कैसे पता चलती है, जब मिट्टी की खुदाई होती है तो उसमें कुछ एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं। इन बोन्स की स्टडी होती है और ये देखने की कोशिश होती है कि ये जो है किस तरह के जानवरों के हैं, पक्षी के हैं या मछली के हैं। इससे पता चलता था कि उस ज़माने में कौन से जो है पक्षी, मछली या जानवर को पाला जाता था या उनको खाया जाता था। प्लांट्स के रिमेन्स बहुत कम मिले हैं, लेकिन उनका कैसे पता चलता था। मान लो आपने जो है कोई जो है, जैसे मान लो हज़ारों साल पहले कोई इंसान था, वो कुछ अनाज खाया, ठीक है, कुछ ग्रेन्स उसने यूं ही जो है, जैसे होता है बच्चे खेलते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ अनाज जो है यूं ही उठा के फेंक दिया। संयोग से बारिश थी, मिट्टी में कीचड़ था, वो जो है अनाज वहीं दब गया, ठीक है, और किसी कारण से वो मिट्टी में दबा रह गया और अचानक से आग लगी। ये सब जो है आप संभावना पर है कि एक साथ इतने सारे इंसिडेंट हुए होंगे, तभी एविडेंस मिलेंगे कि कुछ अनाज के टुकड़े थे, ज़मीन पर गिरे, गीली मिट्टी पे उसके निशान पड़ गए, ठीक है, और बाद में आग लगी तो वो मिट्टी वहीं पर पक गया। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें आपको अलग अलग ग्रेन्स के जो है निशान दिख रहे हैं। मिट्टी के ऊपर कुछ ग्रेन्स गिरे, कच्ची मिट्टी थी, उस पर निशान पड़ गया, संयोग से किसी कारण से वहाँ आग लग गई, ठीक है, और आग लगने के कारण वो मिट्टी पक गई। जब मिट्टी पक गई तो उसके कारण जो है वो निशान वहाँ पर परमानेंट फिक्स हो गए, ठीक है, और इस तरह से हमें पता चलता है कि उस दौर में क्या ग्रेन्स जो है यूज़ होते थे। अगेन अब एक सवाल आता है, क्या जिन ग्रेन्स के एविडेंस नहीं मिले, क्या वो ग्रेन्स नहीं यूज होते थे? हो सकता है वो यूज होते रहे हों, बट एज ए साइंटिफिक स्टडी हम उन्हीं बातों को सही मानते हैं जिसके एविडेंस मिले। तो जिन जानवरों की हड्डी मिली हमने माना वो जानवर यूज़ होते थे, जिनकी हड्डियां नहीं मिली हम ये मानते हैं उनकी हड्डियां नहीं यूज़ होती थी। सिमिलरली जिन ग्रेन्स के एविडेंस मिले हम ये माने कि साहब वो ग्रेन यूज होता था। जैसे कि बताया कि जो है पाकिस्तान साइड में वीट और बार्ली के एविडेंस मिले, राइस के एविडेंस नहीं मिले, तो हमने ये मान लिया कि ये लोग जो है राइस नहीं खाते थे, इनके यहाँ राइस नहीं उगता था, ठीक है। सिमिलरली जो कपड़े के एविडेंसेस कैसे मिले, मान लीजिए ऐसे ही कोई कपड़े का टुकड़ा था, वो जो है किसी कारण से मिट्टी के ऊपर पड़ गया, तो मिट्टी पर जो है अलग अलग तरह से आप देख सकते हो कपड़े के जो है निशान बन गए, ठीक है। अलग अलग कपड़े के पैटर्न जो है वो कच्ची मिट्टी पे आप भी जो है खुद भी मिट्टी को गीला कीजिए और कपड़े के ऊपर रख दीजिए, तो आप देखोगे कि धागों के जो है निशान से बन जाते हैं। तो इन निशान के बेस पर जो है हम ये समझ पाते हैं कि एंशिएंट टाइम में जो है लोग कपड़े पहनते थे, ठीक है। अगेन एक और चीज़ था कि एंशिएंट टाइम से कि कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं, तो उन मूर्तियों के ऊपर भी जो है कपड़ों की डिज़ाइंस बनी हुई हैं। तो इससे भी हमको पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में कौन कौन से कपड़े यूज़ होते थे और कपड़ों के क्या पैटर्न डिज़ाइन जो है उस दौर के थे। इस तरह से आप देखोगे कि जो हिस्टोरियन का काम है वो अपने आप में एक जासूस वाला काम है कि लाखों टन मिट्टी को छांटो, उसके अंदर से छोटी छोटी चीज़ें निकालो, फिर वो समझने की कोशिश करो, उसका केमिकल कंपोजिशन देखो कि कौन कौन से केमिकल उसमें यूज़ हुए हैं, जो सामान आया है वो आसपास का लोकल का है कि इंपोर्ट किया हुआ है। अगर सामान बाहर से आ रहा है, मतलब जैसे मान लो जैसे इंडस सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे मेटल मिले जो वहाँ के थे ही नहीं, तो इससे पता चलता है कि वो बाहर के लोगों के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो इस तरह से वो अलग एक डिटेक्टिव की तरह वो काम करते हैं और जो है कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है निकालने की कोशिश करते हैं। वन पास्ट और मेनी पास्ट, इतिहास एक है या बहुत सारे पास्ट हैं। आपकी बुक का भी नाम जो है आवर पास्ट है। पुराने दौर में जब इतिहास पढ़ते थे तो स्पेशली हम राजाओं की कहानियाँ पढ़ करके शांत हो जाते थे। आज इतिहास बदल गया है। आज हम ये मानते हैं इतिहास सिर्फ राजाओं का ही नहीं है, इस इतिहास में हमें हर्डर्स की भी कहानियाँ उठानी है, फार्मर्स की भी उठानी है, राजा रानी की उठानी है, मर्चेंट्स की भी कहानी उठानी है, क्राफ्ट वर्कर्स की भी कहानी उठानी है। जब हम सबकी कहानी हम लेंगे तब जाकर के सही मायनों में यह आवर इतिहास हिस्ट्री बनेगा।
ठीक है। तो इस पूरे इतिहास में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोग जो है सोसाइटी में एंशियंट टाइम में कैसे थे, 7 में मेडिवल टाइम में और मॉडर्न टाइम में कैसे रहे थे। जैसे आज भी कई कम्युनिटीज़ अंडमान निकोबार में ऐसे हैं जो आज भी जो है हंटिंग गैदरिंग करते हैं और फिशिंग करके अपनी लाइफ चलाते हैं। इवन कि आप बिलीव नहीं करोगे, अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है जारवा। अंडमान निकोबार है कहाँ पे, एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। ये जो है अंडमान निकोबार का एरिया है, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। आज भी यहाँ पे एक ऐसी ट्राइब है जारवा जिन्होंने आज तक कपड़े पहनना तक नहीं सीखा। यू कैन इमेजिन के जो है किस हद तक जो है वो मतलब आज भी जो कितने लेस डेवलप्ड वो कम्युनिटी, आज तक उन्होंने कपड़े पहनना तक नहीं सीखा। तो वो आज भी जो है जैसे एंशियंट टाइम में रहते थे वो आज भी वैसे ही रह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज़ आती है कि राजा राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन हमको बहुत मिलती है, क्योंकि जो राजा लोग थे वो अपने इतिहास के प्रति काफ़ी कंसर्न थे। वो चाहते थे लोग हमको जानें, हमको याद रखें, इसलिए उनके बारे में हमको बहुत एविडेंस मिलता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग थे, कॉमन लोग थे, उन्होंने अपने बारे में कुछ राइटिंग वर्क नहीं रखा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। उनको शायद ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस फील नहीं होता था। लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, तो बेसिकली उन्होंने गीत रचे, कहानियाँ रची, और ये जो है जनरेशन टू जनरेशन पास होती रही, और इस तरह से कॉमन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन राजाओं के बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि राजाओं के पास पैसा था, रिसोर्सेज थे, लोग थे जो इन इन्फॉर्मेशन को रख पाते। तो ये भी आपके एग्जाम का एक सवाल मिलता है कि ऑर्डिनरी लोग अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखे और राजा लोग अपना रिकॉर्ड क्यों रख पाए। What do dates mean? इन डेट्स का मतलब क्या है, ठीक है। जब भी हम कहते हैं 2000 ईयर्स एगो, डेट्स को हम कई तरह से एक्सप्लेन करते हैं। डेट्स को कई तरह एक्सप्लेन, जैसे अगर हम कहते हैं 2000 ईयर्स एगो, इट मीन्स कि आज से जो है वो घटना जो हुई 2000 साल पहले हुई। अगेन एक और टर्म आता है AD और BC, ठीक है। AD एनो डोमिनी, ठीक है, और BC ये जो पूरा जो डेट का कैलेंडर है वो जीसस की जो है बर्थ से काउंट होता है। जीसस कौन थे? जीसस क्राइस्ट जो है फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो जब हम जो है 2000 के ईयर्स कहते हैं, जैसे आज का जो हमारा ईयर है दैट इज़ 2020, ठीक है, 2020 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट मीन्स कि क्रिश्चियन जो जीसस की जो बर्थ है उससे हम आज 2020 साल आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो डेट है इसको AD बोलते हैं या फिर AD या CE, ठीक है, कॉमन एरा। पहले क्रिश्चियन एरा बोलते थे, आज कॉमन एरा बोलते हैं। तो आज का जो साल है वो 2020 AD एनो डोमिनी लैटिन में, और प्रेजेंट में जो इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन एरा, ठीक है। तो आज का जो साल है वो 2020 2020 AD या CE। इट मीन्स जीसस के बर्थ के 2020 साल आगे हम चल रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई घटना जो है जीसस के पैदा होने के कई सौ साल पहले हुई, ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध जो है वो उनका जो पीरियड है वो लगभग 600 BC है, बिफोर क्राइस्ट। मीन्स बुद्ध जो है जीसस के पैदा होने के 600 साल पहले पैदा हुए, ठीक है। तो इस हिस्ट्री में जो मोस्ट ऑफ डेट्स जो हम डेट्स पढ़ेंगे इन्हीं दो वर्ड्स को लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है। जब BC कह रहे हैं तो बिफोर क्राइस्ट मीन्स जीसस के पैदा होने के पहले, ठीक है, और जब हम AD कह रहे हैं तो इट मीन्स जीसस के पैदा होने के बाद। हालांकि आज के दौर में AD वर्ड ख़त्म हो गया है, आज के डेट में जो है हम CE यूज़ करते हैं, कॉमन एरा या क्रिश्चियन एरा। हालांकि आप जो है कॉमन एरा ही बोलते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर जो BC को BC बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ जगहों पे BC ही यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और टर्म यूज़ होता है BP, बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से कितने हज़ार साल पहले। तो ये सारे जो टर्म्स हैं जो अलग अलग जगहों पे हम देखेंगे। एक और टर्म आ रहा है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन के बारे में आपने जो देखा है, तो इसी तरह से कई जगहों पे अलग अलग तरह के इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, ठीक है। कुछ जगहों के इंस्क्रिप्शन जो है पिक्टोरियल फॉर्म में थे। आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स दिख रहे हैं, बर्ड है, एनिमल्स हैं, ये टूल्स हैं। तो ये जो है इजिप्ट के, आज से इजिप्ट की लैंग्वेज रही है, और वहाँ पर जो है जो लैंग्वेज थी, तो इन पिक्चर्स के बेस पर, पिक्चर्स को पहचान करके उसके बेस पर उन्होंने लेटर को समझने की कोशिश की, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज रही है, और अलग अलग इंस्क्रिप्शन को पढ़ने की जो टेक्निक रही है इसको बोलते हैं डेसिफर करना, ठीक है। कई सारी आज भी ऐसी स्क्रिप्ट्स रही हैं
जिनको आज तक डेसिफर नहीं किया गया या जिनको आज ही पढ़ा नहीं गया है। ये जो आपने पिक्चर देखी थी ये इजिप्ट की है, जो कि नॉर्थ जो है अफ्रीका की एक कंट्री है। जो आप पिरामिड्स की कहानियाँ जो सुनते रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहीं मिली है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, और जो है आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो है अगर सब कुछ ठीक लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।